once again. दोस्तों, आपका स्वागत है ज्वालामुखी भाग 2। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी का विश्व वितरण। इसमें मानचित्र के माध्यम से संपूर्ण विश्व वितरण को पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, विश्व के मानचित्र में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि विश्व पर ज्वालामुखी का जो वितरण पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी पर ज्वालामुखी का जो वितरण पाया जाता है, यह वितरण प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के आधार पर आधारित है। क्योंकि यह अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों को यह पाया गया है कि जितने भी प्लेटें पाई जाती हैं, जितनी प्लेटें हैं, उनके किनारे हैं, उनके पार्श्व हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उन सीमांत क्षेत्रीय भागों पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन सबसे अधिक पाए गए हैं। प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं, जैसे आपको आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन लोग, जैसे अपसारी, विनाशकारी और रूपांतरण प्लेट। तो इन किनारों पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को मिला है। सबसे अधिक विनाशात्मक प्लेट है जहां लगभग 80% ज्वालामुखी पाई जाती है। विश्व के 80% ज्वालामुखी केवल विनाशात्मक प्लेटों के किनारे ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार से 15% ज्वालामुखी अपसारी प्लेटों के किनारे पाए जाते हैं। इसी प्लेट विवर्तन के आधार पर विश्व पर ज्वालामुखी के वितरण को इसी प्रकार से दर्शाया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो भाग इसमें दिया गया है, जहां विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो है परिप्रशांतीय मेखला। परिप्रशांतीय मेखला यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर, प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे, पूर्वी किनारों के अंदर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर एशिया का पूर्वी भाग आता है। इस प्रकार से इंडोनेशिया और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्र आते हैं। ये से पूरे प्रदेश को, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ के क्षेत्र को अग्नि मेखला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस से लेकर के और इधर दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत से होते हुए यह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत से होता हुआ अलास्का तक चला जाता है। यहाँ एंडीज पर्वत में एकांगुआ ज्वालामुखी, इधर इक्वेडोर का चिम्बेरेंजी कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, इधर हवाई द्वीप का मोना लोआ ज्वालामुखी प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इसके बाद इस अलास्का क्षेत्र से जाने के बाद में एशिया महाद्वीप के पूरे भाग पर यह क्षेत्र मिल जाता है, जहां यह कमचटका प्रायद्वीप से होता हुआ क्यूराइल द्वीप होता हुआ फ्यूजियामा जापान के अंदर आता है। उसके बाद इधर फिलीपींस होता हुआ इंडोनेशिया में काकरातावा ज्वालामुखी होता हुआ न्यूजीलैंड तक चला जाता है, और इस प्रकार से ये अग्नि मेखला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका महत्वपूर्ण कारण है यहाँ विनाशी प्लेटों का विस्तार। यहाँ तो प्लेटों का अभिसरण होता है, यूरेशियन प्लेट और परिप्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसका अभिसरण होता है। अभिसरण होने से एक प्लेट दूसरी प्लेट पर अध्यारोपित हो जाती है। दूसरा कारण इस क्षेत्र के अंदर जल पाया जाता है, महासागर है, जो इन प्लेटों के किनारे वाले क्षेत्र से मेटल तक पहुंचता है। अंदर जाने के बाद में इसमें गैसें बनती हैं, गैस के रूप आने का प्रयास करती हैं, अंदर मैग्मा पिघलता है और ज्वालामुखी का रूप धारण करके धरातल पर आता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है, ये तो इसका पहला क्षेत्र हो गया, परिप्रशांत महाक्षेत्र, जिसको अग्नि मेखला के रूप में जाना जाता है। दूसरा है इसके अंदर मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र
जो दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है। ये भी एक अभिसारी प्लेट है। उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण के अंदर अफ्रीका प्लेट और इंडियन प्लेट, ये दोनों प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। अभिसरण होने के कारण एक भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के बीच में अध्यारोपित हो रही है। इस कारण से इस प्लेट क्षेत्र में ज्वालामुखियों का विस्तार पाया जाता है। ये प्लेट आइसलैंड से होती हुई, स्कॉटलैंड होती हुई, भूमध्य सागर, ईरान, इराक होती हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इधर हिमालय पर्वत से होती हुई, म्यांमार होती हुई, इंडोनेशिया, और फिर उसके बाद में ये प्लेट मिल जाती है कहां पर, परिप्रशांतीय महासागरीय प्लेट मिल जाती है। यहाँ के मुख्य जो ज्वालामुखी हैं उसमें स्ट्राम्बोली जो भूमध्य सागर में है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली कहाँ है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य सागर में इसका रात्रि को प्रकाश प्रज्वलित होता रहता है, इसकी रोशनी का प्रभाव लंबे क्षेत्र तक दिखाई देता है। और ये क्योंकि वर्तमान में एक सक्रिय ज्वालामुखी है इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इटली का एटना है, विश्व ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से भारत का में, इसके बाद में तीसरा जो क्षेत्र आता है इसका, वो आता है अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक। अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक, यह कटक अपसारी प्लेटों में विस्तृत है। इस कटक का विस्तार पाया जाता है अपसरण के कारण। ये यहां प्लेटों का क्या होता है? अपसरण होता है। दो प्लेटें विपरीत दिशा में प्रसारित होती हैं। जब प्लेटों में अपसरण होता है तो उसके बीच में दरार पड़ती है, उसके बीच में भ्रंश पड़ती है। दरार और भ्रंश पड़ने के कारण से बीच में स्थान बन जाता है और एस्थेनोस्फीयर्स पर दबाव कम होता है और नीचे से दबाव कम होने के कारण धरातल की गहराई मेटल से मैग्मा निकल करके ऊपर की तरफ आता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक पाई जाती है। लेकिन यहाँ के ज्वालामुखी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि इस क्षेत्र में दरारी उद्भेदन होता है, यहाँ ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। इन ज्वालामुखियों के ऊपर काफी ऊंचाई तक लंबा चौड़ा अटलांटिक महासागर का विस्तार पाया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र पर छोटे उद्भेदन यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हो गए जो विश्व वितरण के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इसकी स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। इसमें दो प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। एक होती है भूगर्भ में धरातल के नीचे और एक होती है धरातल के ऊपर। हम इसमें सबसे पहले धरातल के ऊपर निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भूगर्भ के अंदर जो स्थलाकृति है वो एक आग्नेय चट्टान का हिस्सा है। तो हम इन स्थलाकृतियों का अध्ययन है जो बैथोलिथ, लेपोलिथ, सील, डाइक, इन सब का अध्ययन हम करेंगे चट्टानों वाले टॉपिक में। अभी हम ज्वालामुखी वाले टॉपिक के अंदर सिर्फ उन बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण से निर्मित होती हैं। जिसे ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, उद्गार होता है, उद्गार के द्वारा उसमें से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, लावा निकलता है, धूल निकलती है, राख निकलती है और विखंडित पदार्थ निकलते हैं। उनसे जो आकृति निर्मित होती है उन्हीं आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आती है वो आकृति सिंदूर। सिंडर शंकु। सिंडर शंकु क्या होता है? सिंडर शंकु की जो आकृति है, सिंडर शंकु ज्वालामुखी प्रक्रिया का सबसे छोटे आकार का शंकु होता है। इसमें सिर्फ राख, धूल और विखंडित पदार्थ, होते हैं। इस सिंडर शंकु के निर्माण में केवल राख, धूल और विखंडित पदार्थ होते हैं। जब किसी स्थान पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है
ज्वालामुखी का उद्गार होता है ज्वालामुखी नली के द्वारा, तो ये राख उसके किनारों पे धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है और एक शंकु निर्मित हो जाता है। इसकी आकृति ज्यादा अधिक बड़ी नहीं होती है। इस प्रकार से एक चींटी के बिल से, जैसे चींटियां बिल में से मिट्टी के कण लाकर इकट्ठा करती हैं और एक शंकु का निर्माण करती हैं, इसकी शुरुआत वहां से होती है, उसी प्रकार से होती है और उसके बाद में इसका आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से निर्मित आकृति को सिंडर शंकु कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कंपोजिट शंकु। कंपोजिट शंकु क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब विखंडित पदार्थ धरातल पे आते हैं और वो विभिन्न रूपों वाले होते हैं, जिसमें लावा होता है, विखंडित पदार्थ होता है, धूल कण होते हैं, राख होती है, तो वो आकर के धरातल के ऊपर जमा हो जाते हैं। कंपोजिट शंकु है वो ज्वालामुखी बाह्य स्थलाकृति में सबसे बड़े भूभाग होते हैं। इनकी अलग अलग परतें होती हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग परतों के रूप में जमा होते हैं। ये अलग अलग परतों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग समय में इनका निर्माण होता है। जिस प्रकार से ये अलग प्रकार की परतें होगी, ये अलग प्रकार से इसका निर्माण होगा, ये अलग तरीके की शैलों से निर्मित होगा। तो इस प्रकार से कंपोजिट शंकु एक परत के बाद दूसरी परत के द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रकार से परत के ऊपर परत जमा होती जाती है और एक विशालकाय शंकु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित शंकु को कंपोजिट शंकु कहते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु में जिस प्रकार से भूगर्भ में से एक नली के द्वारा लावा बाहर निकलता है, सब जानते हैं। जब एक के आगे ऊपर एक ही नली से लावा बाहर निकल करके नली के चारों तरफ गिर जाता है। जब शंकु का आकार बड़ा हो जाता है और आकार बड़ा होने के कारण उसके अंदर और अन्य कई लावा प्रवाहित होने वाली नलकियों का निर्माण हो जाता है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सहायक नलिकाओं का निर्माण हो जाता है जो एक से अधिक होती हैं। अर्थात इस शंकु को एक मुख्य नली से तो पोषण मिल ही रहा है, उसके साथ साथ अन्य लावा प्रवाह नलिकाओं से भी पोषण मिल रहा है। उसको बोलते हैं परपोषित शंकु कहा जाता है। आप इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लावा निकल रहा है। ये सभी नलिकाएं जो हैं ये सहायक लावा प्रवाह नलिकाएं हैं। ये मुख्य नली है जिससे होकर के लावा बाहर निकलता है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य नलिकाओं से भी लावा निकलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस नली को परपोषित शंकु कहा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है पेटिक लावा शंकु। तीसरे पेटिक लावा शंकु। पेटिक लावा शंकु में जैसे कि आपने पहले भी मैंने इसको बताया था, जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पतला होता है, तरल होता है और मुलायम होता है, तो ये निकलने के बाद लावा जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है एक और दूर तक फैल जाता है। जब ये लावा निकलता है तो ये दूर तक फैल जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण से ये जल्दी जम नहीं पाता है, जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, ये थोड़ा तरल होता है, इसी कारण से दूर तक फैल जाता है। दूर तक फैलने के कारण से इसकी ऊंचाई कम होती है और इसका विस्तार अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित लावा शंकु को पेटिक लावा शंकु
कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसके बाद आता है एसिड लावा शंकु। एसिड लावा शंकु पेटिक लावा शंकु से बिल्कुल विपरीत है। एसिड लावा जो शंकु होता है इसमें लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लावा गाढ़ा होता है, लावा चिपचिपा होता है, इसलिए ज्वालामुखी से निकलने के तुरंत बाद वो जमना शुरू कर देता है और ज्वालामुखी छिद्र के आसपास ही वो जमना प्रारंभ कर देता है, जिस कारण से वहां पर एक इस प्रकार से देखिए इसका विस्तार कम मिलता है और एक ही स्थान पर ये जमा रहता है। इस तरीके से इसकी आकृति विशाल हो जाती है और क्षेत्रीय आकार कम रहता है। जबकि पेटिक लावा है, इसको बेसिक लावा शंकु बोलते हैं, ये अत्यधिक दूर क्षेत्र में फैल जाता है। एसिड लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और पेटिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। इसके बाद आता है क्रेटर। क्रेटर ज्वालामुखी के छिद्र का वह भाग होता है जो ज्वालामुखी के धंसने से बनता है। ज्वालामुखी का छिद्र जिससे लावा निकलता है, जब वो बंद हो जाता है तो वो धंस जाता है। धंसने के कारण से एक विशाल खड्डे का निर्माण होता है, जिसको साधारण भाषा में वैज्ञानिक लोग क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर के अंदर जल भर जाता है तो वो क्रेटर झील हो जाती है। जब एक ही क्रेटर के अंदर कई शंकु बन जाते हैं, इस तरीके से कई शंकु बन जाते हैं, तो कई शंकु के बनने के कारण से उसको क्रेटर घोंसला कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर घोंसला कहते हैं। काल्डेरा। काल्डेरा सामान्य रूप से क्रेटर का विशाल रूप होता है। जब क्रेटर धंस करके और अपना क्षेत्रफल विकसित कर देती है तो उस क्रेटर को काल्डेरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आकलन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ज्वालामुखी का जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से कुछ बाह्य जो क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से मैंने कुछ छांटे हैं। देखिए, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी? मर्द ज्वालामुखी कौन सा है? एकांगुआ, जो 6960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वो है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत में है एकांगुआ। आपको बता देते हैं ये एक मर्द ज्वालामुखी है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लोवा। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लोवा, जो आपको बता दें हवाई द्वीप पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सौर मंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोस, जो है मंगल ग्रह पर। कौन सा है? ओलंपस मोस, जो कहां पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जो सौर मंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। येलोस्टोन पार्क कहां पाया जाता है? येलोस्टोन पार्क पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है येलोस्टोन पार्क। जावा तथा सुमात्रा के मध्य एक सुंडा जल डमरू है। जावा और सुमात्रा के मध्य एक सुंडा जल डमरू है, जहां एक विनाशकारी ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है क्राकाटाओ ज्वालामुखी। जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जो जल डमरू पाया जाता है, वहां पर एक विनाशकारी ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटाओ ज्वालामुखी। एक ऐतिहासिक ज्वालामुखी है जिसमें वह कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट था जिससे पोम्पियाई, पाम्पर, हरक्यूलेनियम और स्ट्रेबी जैसे विशालकाय बड़े नगर थे जो पूर्णतः से नष्ट हो गए। वो कौन सा ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी है विसुविस ज्वालामुखी। विसुविस ज्वालामुखी के उद्गार के कारण से ये 4 नगर पोम्पियाई, पाम्पर, हरक्यूलेनियम और स्ट्रेबी नगर है, ये नष्ट हो गए थे। गर्म स्थल संकल्पना यानी हॉट स्पॉट का प्रतिपादन किसने किया था? हॉट स्पॉट का प्रतिपादन किया था
जेसन मार्गन और टूजो। गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेसन मार्गन एवं टूजो विल्सन ने किया था। जेसन विल्सन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहा जाता है? कौन से कहते हैं? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे उर्जावाला ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपेक्सी, इक्वेडोर में। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। वो महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। किस ज्वालामुखी मेखला को अग्नि मेखला कहा जाता है? कौन सी अग्नि मेखला कहा जाता है? प्रशांतीय महासागर मेखला को अग्नि मेखला कहा जाता है, जिसके चारों ओर ज्वालामुखियों का विस्तार पाया जाता है। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में कौन सा ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी विस्फोटक होता है? जैसे आपको बताया था कि कुछ दरारी उद्भेदन होते हैं, कुछ केंद्रीय उद्भेदन होते हैं, जो किसी एक छिद्र से ज्वालामुखी बाहर निकलते हैं। तो इसमें से सबसे अधिक विनाशकारी, खतरनाक और विध्वंसक ज्वालामुखी कौन से प्रकार के होते हैं? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं, जो सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी चिली अजट यानी कि सीमाएं पाया जाता है, जो एंडीज पर्वत पर है, 6885 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका नाम है ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी उसका नाम है। तो इस प्रकार से हमने अपना ज्वालामुखी का टॉपिक क्लियर किया है। आप अपने कमेंट लिखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिखिए, उसका सलूशन किया जाएगा। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जो जिससे लोगों को लाभ हो सके। अब इस तरीके से हमारा प्रतिदिन प्रत्येक ज्योग्राफी टॉपिक का, फिजिकल ज्योग्राफी का, विश्व के भूगोल का आपके सामने प्रतिदिन एक टॉपिक आएगा और उसका विस्तार से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।